पार्टियों के साथ कार्टर बेस्ड राजनीतिक दलों के साथ क्या होता है कि कोई इज्म नहीं होता है, कोई नेपोटिज्म नहीं होता है, कोई रीजनलिज्म नहीं होता है, कोई क्षेत्रिज्म नहीं होता है। तो जो कार्टर बेस्ड पार्टियां होती हैं उनके लिए प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। निश्चित तौर पे चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से ये बनाया है तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, सभी लोग अपनी अच्छी शुरुआत चाहते हैं। तो प्रत्येक राजनीतिक दल की तरफ से हम भी अच्छी शुरुआत चाहते हैं और हमने उसके लिए खून पसीना एक किया हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, कोई किस प्रकार से इसको प्रयोग में लाता है, किसी अन्य प्रकार से प्रयोग में लाता है। अब कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में जो हुआ वहां तो लोगों ने उसको प्रयोग में लाया, तो ये सब दिखता रहता है। लेकिन जहां तक रही पहले चरण की बात, तो हम लोग बहुत ही हर्षित हैं, तैयार हैं। और जिस प्रकार से एक सदा हुआ सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार रहता है रणभूमि में जाने के लिए, उसी प्रकार से हम भी अपने अस्त्र शस्त्रों और अपनी पूरी मतदाताओं के आशीर्वाद, अपने कार्यकर्ताओं के तन मन धन से की हुई इस तपस्या को लेकर के हम तैयार हैं जाने के लिए पहले चरण में। ठीक है, ओके। विशाल कुमार यादव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल जी, पावर प्ले की बैटिंग कांग्रेस कहां पर है इस पावर प्ले के दौरान? जी विशाल जी, सुन पा रहे हैं? चल, लगता है सुन नहीं पा रहे हैं। नीरज जी के पास वापस जाना चाहूंगा। नीरज जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हेलो जी नीरज जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? चलिए विशाल जी के पास वापस जाऊंगा। विशाल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी शीतल जी बोलिए। जी विशाल जी, मेरा सवाल है कि जो पावर प्ले होने वाला है, यानी पहले चरण के चुनाव हैं, तो पावर प्ले में इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस कहां पर खड़ी है? देखिए, पहली चरण का चुनाव पे आज का जो मुद्दा है, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके पूरे कार्यकर्ता, हमारे पूरे वरिष्ठ नेता और तमाम कार्यकर्ता पूरे पहले चरण की वोटिंग के लिए मुस्तैदी से खड़ा है। मैं बिहार से आता हूं, आपको बता दूं कि बिहार में 4 जगह पर पहले चरण में चुनाव होगा और चारों जगह से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने चारों जगह पर परिवारवाद के कैंडिडेट को टिकट दिया है। बात करें जमुई का, तो जमुई में रामविलास पासवान जी के दामाद को टिकट दिया गया। बात करें औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद में राम नरेश के बेटा को टिकट दिया गया। बात करें आपको 2 और जगहों पे, तो उन दोनों जगहों पर परिवारवाद को टिकट दिया गया। तो पूरी जनता बिहार का हताश है, निराश है। तो मतलब आप मानते हैं कि इस बार जो परिवारवाद का सिलसिला जो आप बता रहे हैं उसको जनता नकार देगी? विशाल जी, नहीं, देखिए, लगातार परिवारवाद पे भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री खुद तरह तरह का गुलगुल्ला बनाते रहते हैं। तो जब गुलगुल्ला फूटने की बारी, तो मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने बिहार ने इनको 39 सांसद दिया था और 39 में से आज 5 साल हो गए, क्षेत्र में कोई भी सांसद 5 साल नहीं दिखा, काम नहीं हुआ, तो फिर दोबारा आपको कैसे चुनेंगे? नहीं, आपने परिवारवाद की बात उठाई विशाल जी, आपने परिवारवाद की बात उठाई, तो मैं जरा कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी आपसे ही जानना चाहूंगा। विशाल जी, जी कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। जी, नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ, इसमें कोई दो मत की बात ही नहीं। आपकी आवाज थोड़ा मुझे कम आ रही है, आप थोड़ा सा घुमा रहे हैं शायद, मुझे लगता है ऐसा। विशाल जी सुनिए, मेरा सवाल ये है कि आपने परिवारवाद का जिक्र किया है, परिवारवाद की यहाँ पर आपने बात कही है, तो मैं जरा कांग्रेस का इतिहास भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आजादी के बाद से लेकर अब तक 2014 तक। जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। द नंबर यू। जी विशाल जी, वो नंबर ही उपलब्ध नहीं है। वो अभी उपलब्ध नहीं है। एक बार पूछने के बाद क्लियर हो गया कि आखिर परेशानी क्या है। वो विशाल जी न बता पाएंगे उसके संबंध में जो परेशानी चल रही है। यदि आप मेरे से पूछना चाहें तो मैं निश्चित तौर पर बता पाऊंगा। रूप से नहीं सुन पा रहा हूँ, तो मैं जवाब देने में बहुत आगे रहता हूँ। जी 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 विशाल जी, आपके ऐसा गोल मटोल बात मैं नहीं कहता हूँ। विशाल जी, आपने मेरा सवाल सुना क्या? स्पष्ट आ रही है, मैं जवाब दूं। विशाल जी, मेरा सवाल आप सुनिए पहले। मुझे लगता है आपने सुना नहीं। मेरा कहने का मतलब है, आपने परिवारवाद का जिक्र किया है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी का इतिहास कहां है आजादी से लेकर 2014 तक? देखिए, आपको बता दें कि अब तक कांग्रेस पार्टी ने 66 अध्यक्ष बनाए हैं और 66 में मात्र 6 ऐसे लोग हैं जो गांधी नेहरू परिवार से बिलोंग करते हैं। 60 ऐसे लोग हैं जो गैर गांधी नेहरू परिवार से हैं। तो कहां परिवारवाद है भैया? और अगर आपको हमारा परिवारवाद लगता है तो पूछिए जाकर जमुई में
आखिर क्यों अरुण भारती का क्या योगदान था कि अरुण भारती को टिकट दे दिया गया? जाकर पूछिए औरंगाबाद में क्या औरंगाबाद के सुनील जी का योगदान था कि रामनरेश के बेटा को टिकट दिया गया। जाकर पूछिए नवादा में विवेक ठाकुर को क्यों टिकट मिला? तो परिवारवाद अगर आप हम पे आरोप लगाते हैं तो पूछा जाना चाहिए भाजपा से कि बिहार में पहले चरण में मात्र 4 सीट पर चुनाव रही है और चारों के चारों सीटों पर भाजपा ने परिवारवाद के उम्मीदवार को कैंडिडेट दिया। हमने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया कि आपको उनके परिवार के लोग राजनीति में हैं तो नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। अरे भैया, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे इंदिरा गांधी की बात हो या राजीव गांधी की बात हो या खुद नेहरू जी की बात हो या गांधी जी की बात हो। और अब वर्तमान समय में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस का नेतृत्व करके अगली बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब प्रदीप जी से लूंगा, लेकिन जी प्रदीप जी, आप पर अब परिवारवाद की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जितनी सीटों पर भी बिहार में चुनाव हो रहा है वहां पर परिवारवाद दिखाई दे रहा है, परिवारवाद की जो सुगंध है वो दिखाई दे रही है। क्या जो पार्टी, जिन पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार अपने भाषणों के जरिए परिवारवाद पर निशाना साधते हैं, क्या वो पार्टी खुद अब परिवारवाद में लिप्त होते हुए दिखाई दे रही है? शीतल जी, मैं चाहूंगा कि बीच में ना इंटरप्ट किया जाए, क्योंकि मैंने नहीं किया था किसी को बीच में इंटरप्ट। ठीक है, मैं बताता हूँ परिवारवाद की परिभाषा। 20 वर्षों तक एक ही परिवार के पुत्र और माता अदल बदल के अध्यक्ष होते रहे, तो क्या उसको परिवारवाद माना जाएगा? चलिए ठीक है, नहीं मानते उसको परिवारवाद। हमारे यहाँ 2014 से पूर्व में 2-3 ऐसे नेता थे जिनके पिता और पुत्र या चाचा या भतीजे या माँ और बेटी थे क्षेत्र में। 2014 के बाद से हमारे यहाँ एक अलिखित संविधान है, हालांकि हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई एक व्यक्ति ही किसी महत्वपूर्ण पद पे रहेगा। केवल राजनाथ सिंह जी और उनके पुत्र 2014 से पहले ही वो राजनीति में थे, लेकिन उनके भी केस में इतने बड़े दिग्गज नेता होने के नाते भी उनका पुत्र किसी भी स्थिति में मंत्री नहीं है। वो नोएडा से बहुत भारी बहुमत से जीते, कोई और होता तो शायद वो मंत्री पद की मांग करता है, लेकिन एक ही परिवार से आता है तो वो केवल विधायक है। तो प्रदीप जी, क्या मात्र यही परिवारवाद की परिभाषा है? नहीं, जो मंत्री ना बने वो परिवारवाद नहीं है? और पार्टिसिपेट तो कर रहा है ना, अपनी विरासत को तो चला रहा है ना, चाहे वो राज्य स्तर पर हो। जी, कितने देर तक चलाएगा? बड़ा आरोप लगता रहा है आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, उनके पिताजी का। तो क्या उनके पिताजी हैं अब राजनीति में या किसी मंत्री पद पे या किसी लाभ के पद पे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो आप देखिए, जहाँ पे कि पता हो कि अध्यक्ष का जो है पद, उसमें एक ही परिवार के लोग आएंगे, उसके अलावा कोई आ नहीं सकता। हमारे यहाँ तो आप देखिए, हमारी पार्टी का अध्यक्ष जो है, वर्तमान अध्यक्ष है, उसको खुद नहीं पता होगा कि उसका अगला अध्यक्ष पार्टी का कौन होगा। ये किसी को नहीं पता चलता हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ इस तरह से परंपरा चलती आती है। और जहां तक टिकट वितरण की बात रहती है, तो उसमें तो देखिए सर, एक तो पार्टियां, कुछ तो पार्टियां ऐसी हैं कि उनके जो एबल कैंडिडेट होते हैं उनको भी छोड़ करके परिवार का सदस्य जरूर टिकट पाए, उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत गलीमत है, और ऐसे लोग हम पे प्रश्न उठा रहे हैं जिनका इतिहास ही परिवारवाद को लेकर चलाने का रहा है। और कांग्रेस तो कम से कम नैतिक आधार नहीं है। देखिए, और इन सभी चीजों की मापक जनता होती है। प्रकाश नड्डा अध्यक्ष बन गए, कैसे जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, इस पर चर्चा ही नहीं होता है। जगत प्रकाश नड्डा कौन है, कहां से जगत प्रकाश नड्डा जी आए, पार्टी के अध्यक्ष बन गए? हम बताते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 9,000 वोट मिला था, क्या वोट ही नहीं मिला। ठीक है, नीरज जी भी मेरे साथ बैठे हुए, काफी समय से चुप हैं और उनके पास मैं गया नहीं हूं, ऑडियो नहीं जा रहा था। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आज इंडियन प्रीमियर लीग भी लगा हुआ है, और जो पहले 6 ओवर में अच्छी बैटिंग करता है अंततः उसकी जीत होती है या फिर उसके हित में परिणाम चले जाते हैं। नीरज जी, सुन पा रहे हैं आप? नीरज जी, चलो लगता है नीरज जी फिर नहीं सुन पा रहे हैं। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि नीरज जी को जल्दी से जल्दी उनका ऑडियो जो है वो दिलाया जाए। मैं आपके पास आना चाहूंगा विशाल जी। विशाल जी, भाजपा के प्रवक्ता भाई प्रदीप जी बोल रहे थे कि परिवारवाद, हमारे अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, पता नहीं चलता। अरे भाई साहब, बताइए ना कि जगत प्रकाश नड्डा को अध्यक्ष कैसे बना दिया गया? कैसे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव पारित हुआ कि जो जिसे हम चाहेंगे वो अध्यक्ष बन जाएगा? और हम बताते कि हमारे यहाँ अध्यक्ष चुनावी प्रक्रिया से बनता है। देश में कई सारी पार्टियां, मैं पूरी पार्टियों को चैलेंज करता हूं कि बता दो उनके पार्टी का अध्यक्ष कैसे बनता हूं। और मैं बताता हूं कि हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष के लिए मैं खुद विशाल यादव उनको वोट दिया हूं। मैं खुद
9,000 डेलीगेट्स ने अपने अपने अध्यक्ष को चुना। बताए प्रदीप जी कि उनको अध्यक्ष तो चुनने क्या, उन्हें क्या वोटिंग होता है? अरे भाई साहब, क्यों जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ गया, कैसे जगत प्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष बन गया? कोई अता पता नहीं, जिसको साहेब चाहेंगे उससे बना दीजिएगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेगा। हमारे यहाँ सारे प्रोटोकॉल है। हम बताते हैं कि पूरे देश के, हम बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के, मतलब जितना भी हमारे राज्य, सभी राज्यों से हमारे अध्यक्ष को वोट पड़े, और वोट के माध्यम से आपको बता दें कि हमारे अध्यक्ष के खिलाफ भी चुनाव लड़ा गया। हम ऐसी पार्टी हैं जहां हमारे अध्यक्ष के खिलाफ लड़ते हैं चुनाव, और फिर चुनाव होने के बाद हम लोग मिल बांट कर काम करते हैं। शशि थरूर जी हमारे अध्यक्ष के खिलाफ कैंडिडेट थे। विशाल जी, आज का मुद्दा हमारा परिवारवाद है भी नहीं। प्रदीप जी बताएं कि जगत प्रकाश नड्डा को कितना वोट मिला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विशाल जी, आज का मुद्दा मेरा परिवारवाद का है भी नहीं, लेकिन आपने जिक्र किया तो मैं ये छेड़ भी देता हूं। नहीं, मैं तो जिक्र कर रहा हूं कि बिहार में मोदी जी आते हैं लगातार, बिहार में 4-5 बार मोदी जी और 5 बार परिवारवाद पे बोले। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो 4 सीट पर उम्मीदवार है, चारों सीट पर कोई दामाद लड़ रहा है, कोई बेटा लड़ रहा है, कोई ससुर लड़ रहा है, तो बताए क्यों? अरे जीतन राम मांझी जैसे लोग लड़ रहे हैं, जो अपने समधी को विधायक बना दिया, अपने बेटा को विधान पार्षद बना दिया। जीतन राम मांझी जैसे लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे, आज क्या क्या कर रहे हैं? उन जैसे लोगों से मोदी जी गठबंधन किया तो सवाल उठता है, और सवाल करना भी चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, लगातार परिवारवाद पर, और विशाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस भी रैली में जाते हैं उस रैली में परिवारवाद पर निशाना साधते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर भी उन्होंने परिवारवाद पर जो है हमला किया, और कांग्रेस पार्टी पर भी लगातार वो परिवारवाद को लेकर जिक्र किया करते हैं। लेकिन विशाल जी का कहना है कि इन चुनावों में ज्यादातर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। सर, विशाल जी बेचारे क्या कहें, बड़े छोटे कार्यकर्ता है अपनी पार्टी के, इनसे मुझे पूरी सहानुभूति है। बीच में बोलने से कोई बात जो है, कोई झूठ बात सच नहीं हो जाती। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असली पैमाना अब जनता का होता है, जनता जनार्दन होती है, वो अपने मत से अपना जजमेंट देती है। तो प्रदीप जी, ये भी जानना चाहूंगा, क्या विशाल जी उम्र से छोटे हैं या फिर कद से छोटे हैं? अरे मेरे से तो उम्र में छोटे ही होंगे। मुझे तो लगता है कि कार्यकर्ता ही होता है। विशाल उम्र में छोटा है कि बड़ा है, मुद्दा इस पर है, डिबेट इस पर है कि परिवारवाद। अरे बताइए ना, क्या भाजपा के अध्यक्ष जनता वोट करेगी कि भाजपा के कार्यकर्ता वोट करेंगे? क्यों नहीं? भाजपा के कार्यकर्ता सक्षम कार्यकर्ता है, बहुत ही सक्षम कार्यकर्ता है, लेकिन टिकट नहीं मिला। और इसकी परेशानी यही है कि परिवारवाद के चक्कर में जो सक्षम कार्यकर्ता है, अरे भाई साहब, टिकट की चिंता आप लोग कीजिए। आप लोग क्या के लोग टिकट नहीं मिलता तो पार्टी छोड़ दे रहे हैं। चाहे चुरू की बात करें, चाहे चुरू की बात करें, चाहे बिहार का मुजफ्फरपुर की बात करें, या बक्सर की बात करें, आप अपनी चिंता कीजिए ना। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल चिंता मत कीजिए परिवारवाद के मामले में ना बोले तो। अरे भैया, विस्तार जब टिकट लड़ने का चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी बुलाकर टिकट देगी। आप अपना सोचिए कि भाजपा में क्या होगा, और भाजपा क्या करने जा रही है। हमारे लिए बिल्कुल मत सोचिए। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है और हमेशा रहेगी। सोचना तो भाजपा के लोग होगा कि हमारे साथ क्या होगा। मैं किसी को, मैंने व्यक्तिगत नहीं बोला था, मैंने व्यक्तिगत नहीं बोला था। मैंने कभी प्रदीप पर सवाल खड़ा नहीं किया, मैंने कभी प्रदीप जी पर सवाल खड़ा नहीं किया। लेकिन प्रदीप जी जब व्यक्तिगत बात करोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। व्यक्तिगत बात का समर्थन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा के खिलाफ बोल रहा हूँ। आप मुझ पर व्यक्तिगत कटाक्ष करोगे तो मैं उसको बिल्कुल नहीं सुन सकता हूँ। अगर आप मुझ पर व्यक्तिगत कटाक्ष करोगे तो मैं उसको बिल्कुल नहीं सुन सकता हूँ। अरे भाई, जब आपकी पार्टी नहीं टिकट दी तो फिर आप क्यों नहीं किसी लोकसभा उम्मीदवार बन गए? बता दीजिए प्रदीप जी क्यों नहीं? अरे भाई प्रदीप जी, आप क्यों नहीं किसी लोकसभा उम्मीदवार? ठीक है, निजी हमले आपको क्यों नहीं मिल पाया? ठीक है, निजी हमले मत कीजिए प्रदीप जी। विशाल जी कटाक्ष कीजिएगा तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विशाल जी ठीक है, कटाक्ष नहीं होना चाहिए। देखिए निजी हमले जरूरी नहीं है कि निजी हमलों पर हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारा डिबेट जो है वो निष्कर्ष उसमें कुछ निकले, क्योंकि कल चुनाव है 19 अप्रैल को। मैंने किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं किया था, मैंने पार्टी और उसकी विचारधारा पर सवाल किया था। ठीक है। अरे विशाल जी, आप मेरे दुश्मन नहीं है, आप भी मेरे ही देश के वासी हैं। मैं उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, आप मेरे से उम्र में छोटे हैं तो छोटे भाई की तरह से आप उसको समझ लीजिए। आप अगर विचारधारा की बात मैंने मना नहीं किया, लेकिन आप कहे कि आपको भैया जब टिकट की बात है तो मैं खुद ले लूंगा। लड़ने का, जीतने का, खेलने का उम्र हमारा, हम सोचेंगे। आप सोचिए ना कि भारतीय जनता पार्टी को आपको टिकट क्यों नहीं दिया? यही परिवारवाद का एक है। मैं तो टिकट मांगने नहीं जाता, जब मैं चाहूंगा तो देखी जाएगी तब की तब। लेकिन अगर परिवारवाद तो वही बात तो विशाल पे लागू हो सकता है ना, वो बात तो विशाल पे लागू हो सकता है, लेकिन नहीं लागू होगा। प्रदीप जी बचकाना हरकतें छोड़िए, प्रदीप जी बचकाना हरकतें छोड़िए, और क्या बोलना है लाइव डिबेट के माध्यम से समझा कीजिए, और तब विशाल बचकाना हरकतें नहीं आई, आपको बचकाना हरकतें दिखने लगी अब। नहीं, आपका टिकट आपके बनानुकूल, हमारा टिकट हमारे बनानुकूल नहीं हो सकता है। नहीं, आपका टिकट आपके बनानुकूल, हमारा टिकट हमारे बनानुकूल नहीं हो सकता है। अगर आपके यहाँ नहीं कुछ है तो क्यों नहीं आपको टिकट मिल गया?
शीतल ठीक शर्मा जी, है आपके जी डिबेट में जी निष्कर्ष मैं निकालता जी जी हूं। जी एक एक करके बात करिए। तो मैं कहता प्रदीप हूं, जी को लाइए, निष्कर्ष प्रदीप जी मैं को दिखाता हूं। जी तो पहले देखिए क्या है कि जब पहले चरण का मतदान होता है तो जो सैनिक पूर्णतः तैयार है, जिसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई है, वो तो चौड़े में जाके लड़ेगा, वो तैयार है अपने हथियार के साथ। बहुत से ऐसे भी विरोधी होते हैं जिनके पास पता है कि बंदूक घर पे आए हैं। तो वर्तमान समय में कुछ ऐसे भी दल है जिनकी बंदूक तो है लेकिन वो घर पे रख के आए चादर के नीचे दबा करके। तो जहां तक पहले चरण की बात है उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए असली में जनता जनार्दन होती है। ये तो देखिए हम चर्चा में है, हम जनता की समझ के लिए यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं बैठ करके कि समझ में आ जाए। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जिनका जन्म ही परिवारवाद को लेकर के और क्षेत्रवाद को लेकर के और जातिवाद को लेकर के और भाषावाद को लेकर के है। हालांकि मैं सबको आरोपित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी सारी चीजें हैं, अगर ये अस्तित्व में ना होती तो इन चीजों का अर्थ, शब्दों का अर्थ ना निकला होता। ठीक तो है तदनुसार विशाल मैं जी बताना चाहता हूँ जो प्रथम चरण का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस तरह से दूसरों के लिए हमारे लिए उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है विशाल जी, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से पूरे इतिहास में खंगाला जाए, देखा जाए तो पहली बार कांग्रेस जो है वो सबसे कम सीटों पर अभी तक फिलहाल जो है वो लड़ते हुए नजर आ रही है। तो क्या कांग्रेस के पास रणनीति नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, या कांग्रेस के पास कोई प्रबल नेतृत्व नहीं है, जिस वजह से अब कांग्रेस जो है अभी तक फिलहाल सबसे कम सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगी? देखिए शीतल जी, आपने हमसे एक सवाल में तीन महत्वपूर्ण सवाल किया। पहला कि कांग्रेस में क्या ये नहीं है? भैया अगर नहीं होता तो आपको बता दे कि यूपी, गुजरात, दिल्ली, बिहार और कई ऐसे राज्य जहां सीट बंटवारा पूरा हो गया और भाजपा के लोग बताएं कि वो कहां सीट बंटवारा किए। और ये भी आपको बता दूं कि भाजपा से पहले कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में सीट बंटवारा किया। और दूसरी बात आपको बता दूं, जब नाम का घोषणा आपने कहा कि बहुत कम उम्मीदवार, आपको बता दें कि भाजपा से पहली बार में पहली सूची कांग्रेस पार्टी का था। वो अलग बात है कि कुछ सीट पर ज्यादा घोषणा कर दी और हम कुछ सीट पे पीछे। अरे भैया चुनाव का भी लंबा समय है, हम चुनाव आएंगे तो घोषणा हो जाएगा। और सभी लोग चुनाव, क्या भाजपा 543 पर घोषणा कर दी? क्या उनके गठबंधन का बंटवारा हो गया? नहीं हुआ। तो कहां? और नेतृत्व की बात करें तो हमारे पास बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी से लेकर सचिन पायलट से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर बिहार के अखिलेश सिंह जैसे बड़े बड़े नेता। और इनके यहाँ बताए ना भैया, केवल वन मैन ऑफ आर्मी, केवल साहेब के अलावा कोई और है? हम तो कहते हैं हमारे गठबंधन धर्म इतना लोग है। बताइए कहीं भाजपा के गठबंधन में भी कोई नेता है क्या? भाजपा कोई अपने गठबंधन के नेता को नेता मानता भी है क्या? हम तो कहते हैं बिहार से तेजस्वी हमारा नेता है, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश हमारा नेता है, हम कहते हैं पंजाब में हमारा वो नेता है, हम कहते हैं बंगाल में हमारा वो। लेकिन आप बताइए ना भैया कि आपका नेता है भी कि केवल साहेब है? ठीक है विशाल जी, तो अगर आपकी सरकार बनती है, विशाल जी आपकी सरकार बनती है, आपको जनाधार मिलता है, तो आप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? देखिए अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, आप कांग्रेस के नेता से पूछ रहे हैं, तो मेरा पहला चॉइस राहुल गांधी होगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार या प्रवक्ता या जनता को नहीं होता। प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार चुने हुए निर्वाचित सांसदों का होता है। संविधान कहता है कि जनता सांसद को चुनेगी और जो सांसद अपने नेता को चुनेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो हम सांसदों पर छोड़ देते, सांसद किसे चुनते हैं उन्हें नेता। अरे भैया ये अभी 3 राज्य में चुनाव हुआ, बीजेपी ने ना छत्तीसगढ़ में चेहरा दिया, ना मध्य प्रदेश में चेहरा दिया, ना राजस्थान में चेहरा दिया। तो क्या चुनाव नहीं हुआ? क्या बीजेपी नहीं जीती? तो अगर हम चेहरा नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे क्या मतलब? हम तो कह रहे हैं कि 140 करोड़ देश की जनता हमारे लिए चेहरा है, हमारे लिए हर गरीब चेहरा है, हमारे लिए देश की महिलाएं चेहरा है, हमारे देश का आम जवान चेहरा है, हमारे देश के लिए बेरोजगार चेहरा है। और बताइए ना भैया आपके यहाँ कौन चेहरा? आपके यहाँ कोई नहीं है वन मैन ऑफ आर्मी। हमारे यहाँ सब पूरा देश की जनता हमारे लिए चेहरा है। ठीक है प्रदीप जी, वन मैन ऑफ आर्मी यानी एक ही चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह आप एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय चुनाव हो या फिर राज्य के चुनाव। मैं समझ गया। उत्तर दूं मैं? जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि हम हैं पूर्वांचल से आते हैं, मेरा गृहनगर वाराणसी है। और मैं बताऊं हमारे यहाँ लोकल में वैसे तो काशी अध्ययन अध्यापन की पुरानो काल से नगरी है। तो एक छोटी सी कहावत मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। जिस मठ में बहुत ज्यादा मठाधीश हो जाते हैं, ज्यादा जोगी हो जाते हैं, उसका उजड़ना तय रहता है। तो कैप्टन, टीम का कैप्टन महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वो जिस हिसाब से टीम को लेकर चलता है उस हिसाब से टीम परफॉर्म करती है, जीतती है। यहाँ जब बहुत सारे कैप्टन हो जाते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नेता चुना जाता है, सदन का नेता होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, बहुमत वाले दल का नेता होता है। यानी हमारी परिपाटी ही कैप्टनशिप के व्यक्ति जो अच्छा कैप्टन होता है। अगर आपके पास नहीं है तो इस परिपाटी को गाली देना कहाँ तक तर्कसंगत है? अरे भाई आप प्रयास करिए। मध्य प्रदेश में आपने क्यों नहीं किया था?
अरे हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, आप चिंता मत करिए। तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ था? बहुत सारे नेता उपलब्ध हो जाएंगे। विशाल जी आपको ये समझना चाहिए ना, विशाल जी आपको समझना चाहिए, आप गठबंधन में हैं, अलग अलग दल मिलकर एक गठबंधन बनाया है और उसका एक चेहरा भी तो सामने होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है और समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। 5 सेकंड सुन पा रहे हैं आप? कहा कि ज्यादा जोगी मत गुजारे। अरे भाई साहब बताइए ना कि एनडीए में कितने दलों का सहयोग है और हम बताते हैं कि इंडिया में कितने दलों का सहयोग है। इंडिया में मात्र 24 से 25 दल है, जबकि एनडीए में 40 दलों का सहयोग है। तो बताए कि ज्यादा जोगी कहां पे और भाजपा का बजट 2024 में उखड़ने वाला है। ये तो भाजपा के प्रवक्ता ने क्लियर कर दिया। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास बहुत कम है। प्रदीप जी आपका शुक्रिया और विशाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खासतौर पर इस चर्चा में, क्योंकि कल पहले चरण का चुनाव है, मतदान है और सभी लोग अब कल बाहर आएंगे और इस अधिकार का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि 4 जून को परिणाम जब सामने आएंगे तब कुर्सी किसके हाथ जाएगी, किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।